नमस्कार। आज एक घटना आपको सुनाता हूँ जो जुड़ी है रतन टाटा और एनडी तिवारी जी और रमेश पोखरियाल निशंक से। घटना लगभग मैं समझता हूँ कि जब निशंक मुख्यमंत्री थे लगभग 2010 के लगभग, तो 2010-11 के आसपास, तो एक निशंक जी ने कार्यक्रम रखा था जिसमें रतन टाटा जी को आमंत्रित किया गया था। तो उसमें जब बुलाया गया, उस घटना को लेकर के आपको जो अपना जानकारी है वो मैं बताऊंगा आपको। और उसमें ऐसा हुआ कि तिवारी जी के माध्यम से रतन टाटा जी को आमंत्रित किया गया था। लेकिन उस कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ था कि जो निशंक जी जो लाभ लेना चाहते थे उनको वो लाभ भी नहीं मिला, और तिवारी जी का जो इस प्रकार से अपमान उस कार्यक्रम में हो रहा था, उल्टा वो अपमान उनके गले में पड़ा। वो बात अलग है कि उन्होंने, क्योंकि मुख्यमंत्री थे उस समय, तो वो प्रचार प्रसार का जिस प्रकार से चीज़ें हो सकती थी उसमें उन्होंने विराम लगा दिया। तो ये घटना आपको बताता हूँ। लेकिन तब तक मेरा निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे कर लें, अच्छा रहेगा। आपके साथ जुड़ा रहूँगा, कुछ ना कुछ बातें बताता रहता हूँ, कभी कभी निरंतरता मेरे साथ रहती नहीं है। तो क्योंकि तिवारी जी से लेकर के संस्मरण में 18 अक्टूबर को बताना चाहता था, लेकिन व्यस्तता इतनी रही कि मैं ये तब रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और इसलिए आज जा कर के आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं तिवारी जी को प्रणाम करता हूँ, और ऐसे बिरले लोग होते हैं जिनका जन्मदिन भी उसी दिन हुआ है, जिनका निधन भी उसी दिन हुआ है, और ऐसी एक शख्सियत जो सार्वजनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन आप छोड़ दीजिए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वो व्यक्ति जितने सफल थे, मैं समझता हूँ इतने सफल या तो जवाहरलाल नेहरू रहे होंगे, मैं समझता हूँ उनसे कम शायद हो सकता है इंदिरा गांधी रही होंगी, तिवारी जी से थोड़ा कम रही होंगी। लेकिन तिवारी जी ने इतना काम किया है, वो मुझे लगता है जब मैं नोएडा जाता हूँ या हम लोग मथुरा की तरफ भी गए और कभी कानपुर की तरफ भी गए, तो हम काशीपुर की तरफ भी जाते हैं, तो रुद्रपुर जाते हैं, तो पंतनगर जाते हैं, हरिद्वार आते हैं, तो ये सब इतना काम, मतलब कैसे तिवारी जी ने बैठे बैठे, और मैंने उनकी कार्य करने की शैली इसलिए जानी है कि मेरा 2003 से लेकर के, और उसके बाद 2003, 4 और 5 लगभग मतलब 1.5-2 साल में उनके पास बहुत अच्छा सा बैठने का मुझे मौका मिला जब वो मुख्यमंत्री थे। और एक बड़े मीडिया समूह का एक प्रतिनिधि के रूप में मैं क्योंकि उनसे मिला हूँ, तो मिलने का अवसर मिलता था, और जब चाहता था लगभग तब मिल जाता था, उसमें अक्सर मुलाकात होती थी। तो बहुत सी चीज़ों को मैंने उनका समझने का प्रयास किया। तो जितनी मुझे जानकारी है, जितना है, और जितनी मुझे जानकारी तिवारी जी के माध्यम से मिली, वो मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। हुआ क्या कि जब तिवारी जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो देहरादून में ही वो FRI जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट करके, जिसकी बड़ी भव्य बिल्डिंग है, बहुत से युवाओं ने, और जो फिल्में का शौकीन है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर वगैरह जैसी, और अमिताभ की भी कुछ फिल्मों की शूटिंग वहाँ पर हुई है। तो बड़ी अच्छी, बहुत ही भव्य बिल्डिंग है FRI की। अगर आप बिल्डिंग देखेंगे, उसी में एक बंगलो है, और वो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनको मिला हुआ था। तो हम लोग 11 के लगभग की बात है, हम लोग एक दिन, मैं और मेरे एक मित्र थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हम लोग देहरादून गए किसी काम से। तो हमको लगा कि चलो तिवारी जी से मिलते हैं, अगर यहीं पर होंगे, मुलाकात हो गई तो अच्छा होगा, बहुत दिन हो गए मिले हुए। तो हम लोग गए, तो खैर वो FRI के उसमें था, तब उनसे मुलाकात हुई। तो कुछ बातें तब जानकारी हुई, कुछ बातें मीडिया के माध्यम से हुई, कुछ बातें और जगह से भी जानकारी हुई। रतन टाटा जी को एक बार आने का मौका मिला था जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे। उनको आमंत्रित किया गया था, उत्तराखंड सरकार के द्वारा से आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री के विशेष प्रयास थे। तो विशेष प्रयास क्या थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें रतन टाटा जी आए, और रतन टाटा जी जब आए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने उस समय देखा कि तिवारी जी जो है स्टेज के सामने नीचे वाली पंक्ति में, सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठे हुए हैं। रतन टाटा जी जब जा रहे थे, रतन टाटा जी के साथ साथ निशंक जी थे, जहाँ पर कार्यक्रम था उसी की बात कर रहा हूँ। और मंच पर सिर्फ 3 कुर्सियाँ लगी हुई थी, जिसमें एक पर राज्यपाल ने बैठना था,
एक पर निशंक जी ने बैठना था और एक पर रतन टाटा जी ने बैठना था। और मैं समझता हूँ क्योंकि रतन टाटा जी बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही सम्मानित और बहुत ही मतलब इन सब चीज़ों को तुलना करने वाले व्यक्ति होते हैं, और बड़े स्तर पर जब पहुँचते हैं तो वो लोग हर चीज़ को सेकंडों में तोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि तिवारी जी वहाँ पर बैठे हुए हैं और तिवारी जी को शायद मैं समझता हूँ वहाँ बैठना उनको अच्छा नहीं लगा। तो हुआ ये कि तिवारी रतन टाटा जी चलते चलते तिवारी जी के पास पहुँचे, और तिवारी जी के पास जब पहुँचे तो वो तिवारी जी भी खड़े हो गए। तो तिवारी जी जब खड़े हुए तो रतन टाटा जी ने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बहुत देर तक खड़े रहे। इस बीच में निशंक जी ने एक बार उनसे निवेदन किया कि कार्यक्रम में देरी हो रही है, आप स्टेज की ओर चलिए। लेकिन रतन टाटा जी ने उनकी बात को अनसुना करके तिवारी जी से बात करते रहे, और ये बात कम से कम लगभग आधा घंटे के लगभग चली है। तो और तिवारी जी भी वहीं खड़े रहे, दोनों ने एक दूसरे गर्मजोशी से हाथ पकड़ा। तो इस बात को देख करके जो एक कार्यक्रम का जो मोमेंटम था, जो मोमेंटम निशंक जी ने बनाया था और जिसका लाभ वो अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं स्लिप हो गया, अलग हो गया। अब ये घटना क्यों हुई ये मैं आपको बताना जा रहा हूँ, और इसमें किस प्रकार से तिवारी जी का अपमान निशंक जी द्वारा किया गया ये आपको बताना जा रहा हूँ, और किस प्रकार से रतन टाटा जी ने उस सम्मान को वापस तिवारी जी के सर पे रखा, और ये एहसास कराया निशंक जी को कि किसी के द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसको इग्नोर करना या उसको मतलब क्रॉस करना ये अच्छी बात नहीं होती, और उसका एक एहसास उन्होंने मुख्यमंत्री को कराया। निशंक जी ने संभवतः तिवारी जी को गुड़फेद में लेकर के इसलिए प्रयास किया था कि हम उत्तराखंड के लिए कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं, कहीं कुछ चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, और इसमें आपका योगदान की आवश्यकता है। तो तिवारी जी के क्योंकि अच्छे संबंध रतन टाटा जी से रहे, रतन टाटा जी निशंक जी के माध्यम से नरेंद्र तिवारी जी के माध्यम से उस कार्यक्रम में आने के लिए सहमत हुए। लेकिन जब वो सहमत हुए और उसके बाद उन्होंने सब स्थिति देखी कि वहाँ पर इस मंच पर कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, वो शायद संभवतः उनकी कुर्सी वहाँ पर नहीं है, तो मैं समझता हूँ उनको शायद वो चीज़ नागवार गुजरी, और रतन टाटा जी ने जो समय स्टेज पर एक्स्ट्रा देना चाहिए था वो ना दे करके उन्होंने बहुत लंबा समय, क्योंकि उनकी जीवन में इन सब बड़े लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें बड़ी कैलकुलेटिव होती हैं, तो उन्होंने बहुत लंबा समय एक प्रकार से अपनी उस समय का आधा घंटा वहाँ देना बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। उन्होंने तिवारी जी को सबके सामने वहाँ पे खड़े होकर के, और इस बीच में पूरे हॉल में भी मैक्सिमम लोग खड़े रहे, उन्होंने ये दिखा दिया कि मेरे जीवन में या मेरे संबंधों में तिवारी जी का कितना योगदान है, या मैं उनका कितना सम्मान करता हूँ और क्या उनको सम्मान देना चाहिए, ये उन्होंने एहसास वहाँ पे करा दिया। और मैं समझता हूँ कि जितनी मुझे जानकारी है, जितना मैंने उसके बाद भी देखा, जो हम जितना एक्टिव रहे और जितना मीडिया समूह के साथ, और जिस प्रकार से न्यूज़ में भी या अब पॉलिटिक्स में होने के बाद भी उन सब चीज़ों पे नज़र रखने का प्रयास करते हैं, तो उसके बाद रतन टाटा जी द्वारा जो योगदान उनको देना चाहिए था उत्तराखंड में, उन्होंने नहीं दिया। वो बात अलग है, कुछ समय के बाद निशंक जी भी हट गए थे और वापस खंडूरी जी आ गए थे, लेकिन जो पीरियड था और जितनी तेज़ी से काम हो करके, जिस तेज़ी से काम करके निशंक जी अपना एक बेनिफिट ले सकते थे, वो उस समय इसलिए नहीं ले पाए कि वो इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने एक तिवारी जी का अपमान कर गए एक प्रकार से, उनको सम्मान न दे करके, और वो जो रतन टाटा जी से वो लाभ लेना चाहते थे, वो लाभ लेने की मैं समझता हूँ वो बात ही नहीं कर पाए होंगे, या की होगी तो रतन टाटा जी ने इधर सुना होगा, इधर से निकाल दिया होगा। तो ये सब चीज़ें उस समय हुई। तो निशंक जी को भी समझना चाहिए था, जो उन्होंने उस समय गलती की, उनको जल्दी थी अपनी कुर्सी बचाने की। तो इसमें एक घटना और भी है कि उसको किसी और दिन सुनाऊंगा, और उनको कैसे कुर्सी बचाने के लिए किस प्रकार से उसमें मेरा भी इस्तेमाल हुआ था, जो मुझे बहुत बाद में जाकर के मालूम हुआ। तो भले ही हम उसमें उस लेवल पे नहीं थे, लेकिन हमारा इस्तेमाल उसमें एक मीडिया समूह द्वारा किया गया। बाद में किसी दिन उस पर चर्चा करूँगा, अगर सही लगा तो विचार करके। तो तिवारी जी के माध्यम से जो निशंक जी रतन टाटा जी से जो बेनिफिट ले सकते थे वो नहीं लिया, क्योंकि उनको सिर्फ ये बेनिफिट लेना था उस समय की। देखिए, तिवारी जी के बाद अगर कोई विकास पुरुष प्रदेश के अंदर है तो मैं हूँ, और मैंने एक बड़े उद्योगपति को यहाँ पर आमंत्रित करके
मैंने एक बड़ी योजना बनाने का काम कर रहा हूँ। लेकिन उस कार्यक्रम में रतन टाटा जी ने आकर के जिस प्रकार से तिवारी जी को सम्मान दिया और तिवारी जी के पास साथ खड़े हुए उन्होंने सारी कलाई 2 मिनट के अंदर सब वो जो निशंक जी की जो चालबाजी थी, जो चालाकी थी, जो उनकी राजनीतिक लाभ लेने की चालाकी थी, वो सब उन्होंने 2 मिनट में तितर-बितर कर दी। तो इस प्रकार से तिवारी जी की जो एक पहचान थी, अब आप उसमें उत्तराखंड के लोग बल्कि उनका उतना सम्मान नहीं करते हैं तिवारी जी का, उनको दूसरी चीज़ों के लिए ज़्यादा उनको गालियाँ देते हैं। सीएम हाउस में खड़े होकर के मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आकर के उनका अपमान कर जाते थे। वो एक कान से सुनते थे, दूसरे से निकाल दिया करते थे। लेकिन वो अलग चीज़ें हैं और उसको मैं समझता हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा तूल देने से अच्छा है कि उनके किए हुए काम को हम याद रखें। तो ये मैं एक घटना बताना चाहता था कि किस प्रकार से रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा तिवारी जी का अपमान किया गया। रतन टाटा जी ने उस अपमान को किस प्रकार से उनका सम्मान वापस लौटाया और किस प्रकार से उन्हें इनडायरेक्टली किस प्रकार से निशंक जी को किस प्रकार से ये एहसास दिलाया कि एक बुज़ुर्ग का, एक ऐसे व्यक्ति का जिसके संबंध आप इस्तेमाल कर रहे हो, उनको सम्मान ना देना किस प्रकार से एक छोटी घटना होती है, छोटी हरकत होती है। और मैं समझता हूँ जब ये चीज़ें बाद में धीरे धीरे जब सामने आई कि तिवारी जी के माध्यम से टाटा जी आए थे और ये सब चीज़ें हुई और वो उनका तिवारी जी का झुकाव निशंक जी की ओर हुआ और ऐसे हुआ वैसे हुआ, कुछ चीज़ें उसमें जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उनका नुकसान हो चुका था और उस नुकसान का लाभ उनको भविष्य में कुर्सी गंवा करके पूरा करना पड़ा। और ये सब चीज़ें आने वाले समय के लिए भी और नई पीढ़ी को भी ये एहसास ज़रूर करानी चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं उनको सोचना चाहिए कि यदि हम जीवन में किसी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी के माध्यम से हम कोई लाभ लेना चाहते हैं, किसी के माध्यम से कोई उसका संपर्क इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि बीच वाले संपर्क को आप लात मार दें। ऐसा कभी ना करें। ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा है। और इस प्रकार की बातें मैं जो बता रहा था कि हम देहरादून गए थे, तो जिस दिन हम 2011-12 में हम लोग देहरादून गए, उनसे मिल कर के आए, तो उस दिन जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो संजय जोशी जो उनके प्यारो होते थे, संजय जोशी जी ने कहा 2 मिनट रुकिए, साहब का एक फ़ोन आया है, मैं ज़रा फ़ोन दे दूं उनको। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग रुक गए। तो तिवारी जी ने तुरंत उन्होंने फ़ोन देने से पहले बताया होगा कि आए हुए ऐसे ऐसे, तो उन्होंने अंदर बुला लिया। तो तिवारी जी फ़ोन पे बात कर रहे थे और कोल्ड स्पून था। तो हम लोग अंदर गए और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब तिवारी जी ने फ़ोन रखा तो उन्होंने बताया कि जी पार्थसारथी जी का फ़ोन था। जी पार्थसारथी जी के माध्यम से असल में रतन टाटा जी मिलने का बात करने का समय पूछ रहे थे किस समय हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं। जी पार्थसारथी जी एक बहुत ही बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जो गोपाल स्वामी पार्थसारथी शायद उनका नाम है। तो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट और कई विदेश में भी सेवाएं उन्होंने दी है भारत की ओर से, और भारत में भी उन्होंने बहुत जगह सेवाएं दी हैं। तो बहुत ही गंभीर और बहुत ही जेन्युइन ब्यूरोक्रेट्स में से एक रहे हैं और तिवारी जी से निश्चित रूप से उनके संबंध रहे होंगे। तो इस प्रकार की उनके संबंध रहे कि जब मुख्यमंत्री नहीं थे तिवारी जी, तो भी रतन टाटा जी उनसे अक्सर बात किया करते थे। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा ऐसा अचीवमेंट है तिवारी जी का कि वो एक इस पर्वतीय उत्तराखंड की ऐसी शख्सियत है जिसको हम उतना नहीं समझते हैं जितना उनको समझना चाहिए। समझने की बहुत ज़रूरत है। तिवारी जी पर बहुत काम होने की ज़रूरत है। उनको समझने के लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत सी लिटरेचर सामने आने की ज़रूरत है। लेकिन कभी उन्होंने शायद कोई ऐसी लॉबी नहीं बनाई जो उनकी बातों को, उनके काम करने की शैली को सामने रखे। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसको समझने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। कोई नई बातें होंगी मैं आपको फिर जल्दी बताऊँगा। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।